मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 का अध्याय 11 और उसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे हम ऊष्मा का संचरण। संचरण या स्थानांतरण। हीट ट्रांसफर। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया है कि जो ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का प्रवाह है सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि तापांतर के कारण एक निकाय से ऊष्मा दूसरी निकाय में संचरित होती है या स्थानांतरित होती है, जिसे हम ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण कहते हैं। इस चीज को मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। हम जानते हैं कि ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। तापांतर के कारण एक निकाय से दूसरी निकाय में ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण कहते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ऊष्मा सदैव उस ताप से निम्न ताप की ओर संचित होती है। ये हमने इस टॉपिक में बहुत बार अध्ययन किया है और उसी चीज़ को मैंने दोबारा रिपीट किया है। प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्मा संचरण की विधियां या ऊष्मा संचरण के तरीके, ऊष्मा संचरण की विधियां। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 चालन विधि। नंबर 2 संवहन विधि। और नंबर 3 विकिरण विधि। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम केवल और केवल चालन विधि का अध्ययन करेंगे।
यदि हम इन विधियों का भी अध्ययन करें तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो अब आप लिख लीजिए चालन विधि और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चालन विधि। देखो, ऊष्मा का संचरण की चालन विधि में ठोस, द्रव और गैस तीनों का संचरण होता है, परंतु चालन विधि से ठोसों का संचरण के लिए ये ज़्यादा जानी जाती है। द्रव का संचरण जो होता है वो किसी केसेज में होता है और गैसों का संचरण भी किसी केसेज में होता है। अब जो हमारे काम की चीज़ है वो यही है कि चालन विधि से ऊष्मा का संचरण ठोसों में ज़्यादा होता है या ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। ये तो मेरा एक स्टेटमेंट था। जो वास्तविक चीज है वो ये है कि जैसे मान लो कि ये कोई आपका धातु का कोई पदार्थ है, इस धातु के पदार्थ को मैं यहां से स्टोव से, बर्नर से ऊष्मा देता हूं इसको। अब देखो, ये जो धातु है वो ठोस धातु है, तो ठोस धातु में आपके घनत्व ज्यादा होता है तो इसके अणु पास पास स्थित होते हैं, इसके अणु पास पास स्थित होते हैं। ऐसे ही आपके ऊपर भी होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस ठोस के एक सिरे पर ताप देते हैं तो इस ठोस में उपस्थित अणुओं में कंपन या दोलन होता है। क्या होता है? या तो कंपन होता है या दोलन होता है। उस कंपन या दोलन से इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये ऊष्मा इस अणु से इस अणु में चली जाती है और फिर इससे इसमें चली जाती है। और हम देखते हैं, यदि किसी लोहे के राड को हम एक सिरे पे पकड़ लें और दूसरे सिरे पे गर्म करें तो कुछ समय बाद में हमारे हाथ भी गर्म होने लग जाता है। तो वो भी किससे होता है? ठोसों में चालन विधि द्वारा ही होता है, क्योंकि उसके अणु कंपन या दोलन की वजह से गतिज ऊर्जा पास के अणु को दे देते हैं। इस विधि में कंपन और दोलन होता है, कण गति नहीं करते हैं। इस विधि में अणुओं के मध्य कंपन या दोलन होता है, अणु गति नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं, अधातुओं, अधात्विक और तरलों में अणुओं, अधात्विक और तरलों में अणुओं के मध्य कंपन या दोलन के कारण
ऊष्मा का संचरण होता है। और देखो कुछ जो धात्विक ठोस होते हैं, धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण भी ऊष्मा का संचरण होता है। तो धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के मुक्त इलेक्ट्रॉन से ऊष्मीय ऊर्जा का संचरण होता है। और जिन धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन से ऊष्मीय ऊर्जा का संचरण होता है वो अच्छे चालक होते हैं, वो अच्छे चालक होते हैं। उदाहरण तांबा, चांदी इत्यादि। इनमें क्या होता है, धात्विक ठोस है, तांबा भी धातु है और चांदी भी धातु है, तो धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों से उसमें ऊर्जा का संचरण होता है। जो दूसरी बात है, ऊष्मा का संचरण चालन विधि में, ऊष्मा का संचरण चालन विधि में ऊष्मा का संचरण माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। और बात है, यह धीमी गति से होती है, यानी चालन विधि में ऊष्मा माध्यम पर निर्भर करती है, यह धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है। देखो विद्यार्थियों, जब हम किसी धातु के एक सिरे पर ऊष्मा देते हैं तो धातु के में उपस्थित अणुओं में कंपन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं चालन सभी दिशाओं में संभव है, चालन सभी दिशाओं में संभव है, अर्थात इसकी गति टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसकी गति या इसका पथ टेढ़ा मेढ़ा होता है। गति सभी दिशा में हो सकती है, अर्थात पथ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कुछ चालन विधि और उसकी विशेषताएं। अर्थात जब ये धात्विक होते हैं तो ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, तो कुचालकों में चालन विधि होती नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट इसमें है वो है ऊष्मा चालकता। चालन विधि से ऊष्मा चालकता, यानी कि जो ऊष्मा का संचरण होता है उसमें ऊष्मा चालकता का क्या रोल है। ऊष्मा
चालकता। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। माना कि ये कोई ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एल लंबाई का इस अनुप्रस्थ, इसका जो ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। इसकी लंबाई एल है। हम इस के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को डेल क्यू ऊष्मा देते हैं। डेल क्यू ऊष्मा देंगे तो चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होगा और वो ऊष्मा आपकी यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी और यहां पर आएगी। तो यहां पर भी क्या होगी? डेल क्यू होगी। फिर मान लेते हैं वो यहां पर आएगी और यहां से बाहर भी निकलेगी, तो ये यहां पर भी डेल क्यू होगी। और मान लेते हैं जब डेल क्यू है तब यहां का ताप है T और यहां का ताप है T माइनस डेल T। इट मीन्स ऊष्मा उतनी आ रही है परंतु ताप कम हो रहा है। तो यहां पर भी ऊष्मा क्या होगी? डेल T। तो मान लेते हैं कि ये दूरी जो है वो हमारी है डेल x। ये पूरी कितनी है? L। अब इस पे एक छोटा सा अल्पांश हमने ले लिया डेल x, जिसका ये मान लेते हैं गर्म सिरा है, गर्म सिरा, और ये वाला है ठंडा सिरा। अब देखो ये दूरी हमने मानी है डेल x और इस दूरी में ताप है डेल T, यानी तापांतर है डेल T। इट मीन्स क्या हुआ? चूंकि डेल x दूरी में तापांतर डेल T है, डेल x दूरी में तापांतर डेल T है। चित्रानुसार चूंकि डेल x दूरी में, देखो अल्प दूरी है तो तापांतर भी अल्प होगा। तो यहाँ ताप T था तो यहाँ ताप कम हो जाएगा, क्योंकि जब अणु ऊष्मा लेते हैं और दोलन कंपन से आगे बढ़ते हैं तो उनकी ताप पहले वाले अणु से दूसरे अणु में कम होता है। क्योंकि डेल एक्स दूरी में तापांतर कितना आ रहा है? डेल टी। इसलिए एक दूरी में तापांतर डेल टी अपॉन डेल एक्स, और एकांक दूरी में तापांतर को ही हम ताप प्रवणता कहते हैं। तो ताप प्रवणता बराबर डेल टी, ये मैंने थोड़ा सा गलत दिया, डबल टी आएगा, यहां पर कैपिटल टी आएगा, टी अपॉन डेल एक्स। एकांक दूरी में
तापांतर को ताप प्रवणता कहते हैं। एकांक दूरी में तापांतर को ताप प्रवणता कहते हैं। ऊष्मा के प्रवाह के लिए देखो डेल की, इस डेल टी समय में, देखो यहां भी डेल टी कैपिटल आएगा, इस डेल टी समय में ऊष्मा का प्रवाह डेल क्यों हो रहा है? डेल टी समय में ऊष्मा का प्रवाह है डेल क्यों हो रहा है? तो एकांक समय में ऊष्मा का प्रवाह क्या जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी। और एकांक समय में ऊष्मा के प्रवाह की दर को, एकांक समय में ऊष्मा प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। ऊष्मा प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा अर्थात हीटिंग करंट कहते हैं। इसे H से लिखते हैं। ऊष्मीय धारा किसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि जो धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, प्रतिरोध, उत्पन्न बाधा, अवरोध और रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में रुकावट, बाधा या अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं, ये हम जानते हैं। परंतु ऊष्मीय धारा के केस में ऊष्मीय धारा के मार्ग में रुकावट, बाधा या अवरोध को हम ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। देखो कोरिलेट किया मैंने टॉपिक को। धारा के मार्ग में रुकावट, बाधा या अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब ऊष्मीय धारा के मार्ग में बाधा, रुकावट या अवरोध को हम ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। इसे H से लिखते हैं तो H बराबर हो जाएगा डेल Q अपॉन डेल T। तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में ऊष्मा प्रवाह की दर को, या देखो एक ही बात है, एकांक समय में ऊष्मा का मान ही ऊष्मीय धारा है। एकांक समय में ऊष्मा ही ऊष्मीय धारा है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। दूसरा इसमें जो एक वर्ड आया है ऊष्मीय प्रतिरोध, और जिसको मैंने आपको हीट रेजिस्टेंस, धारा के वाले बात में समझा दिया है। हीट रेजिस्टेंस तो हम कह सकते हैं ऊष्मीय धारा के मार्ग में रुकावट, बाधा या अवरोध को
ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। देखो, यहाँ से और यहाँ से ऊष्मा को हटा दीजिए तो धारा के मार्ग में रुकावट, बाधा, अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। और यदि इन दोनों में धाराओं के साथ में ऊष्मा वर्ग जोड़ देते हैं तो जो धारा की परिभाषा है वही ऊष्मीय धारा की परिभाषा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ऊष्मीय धारा है H इजिकल टू डेल Q अपॉन डेल T। और एक हमने देखा है ताप प्रवणता, ताप प्रवणता बराबर डेल Q अपॉन डेल X। देखो विद्यार्थियों, ये जो ताप प्रवणता डेल Q अपॉन डेल X है, इसको हम चाहे दूरी घटने पर ऊष्मा घटती है तो माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं। जो माइनस चिन्ह है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि दूरी बढ़ने पर ऊष्मा घट रही, दूरी बढ़ने पर ताप घट रहा है। अब जो आपकी ये ऊष्मीय धारा है, ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय धारा अनुक्रमणानुपाती ताप प्रवणता, या मैं इसे लिख सकता हूं H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल Q अपॉन डेल X, समीकरण नंबर 3। और एक चीज और लिखता हूं H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जो ऊष्मीय धारा है वो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है। ऊष्मीय धारा इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है। तो समीकरण 3 और 4 से, और ये आपका समीकरण नंबर 2 था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ समीकरण 2, 3 व 4 से। समीकरण 2, 3 वह 4 से H का मान क्या है? D डेल Q अपॉन डेल T, डेल Q डेल Q अपॉन, या पहले में तो इसमें ये लिखता हूँ समीकरण 3 व 4 से H समानुपाती A डेल Q अपॉन डेल X। तो H, देखो प्रत्येक समानुपाती को चिन्ह को तोड़ने के लिए हम एक समानुपाती नियतांक लगाते हैं, और यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक है वो है K A डेल Q अपॉन डेल X, समीकरण नंबर 5, जहां K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है
जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, हमारा जो समीकरण नंबर 1 था वो डेल टी अपॉन डेल एक्स था, क्योंकि डेल एक्स दूरी में तापांतर डेल टी था, तो एकांक दूरी में तापांतर क्या था? डेल टी अपॉन डेल एक्स। इट मीन्स ये भी आपका क्या होगा? टी होगा, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 5 से, 2 ये है और 5 ये है। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो समीकरण 2 है उसमें एक माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऊष्मा का मान कम होता है। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि दूरी बढ़ने पर ऊष्मा घटती है, और नहीं लगाएं तो भी काम चल जाएगा। कहीं कहीं लगा होता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो, दूरी बढ़ने पर ताप कम होता है। अब हम लेते हैं समीकरण 2 वह 5 से, या h का मान समीकरण 5 में रखने पर तो क्या जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी बराबर के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो डेट सिंप्लाइज के इज इक्वल टू, ये डेल एक्स डेल क्यू डेल टी हो जाएगा, डेल क्यू डेल एक्स हो जाएगा, ये आपका बटे का बटे में रहेगा, और ये आ जाएगा इंटू ए डेल टी। समीकरण नंबर 6। अब हम वही गीत गाएंगे, ऊष्मीय चालकता गुणांक की इकाई और ऊष्मीय चालकता गुणांक की विमा। तो नंबर 1 अपना हो जाएगा ऊष्मीय चालकता गुणांक के की इकाई। तो ऊष्मीय चालकता गुणांक के की इकाई वही होगी जो इसके राइट हैंड की इकाई है। के की इकाई बराबर डेल क्यू इंटू डेल एक्स डेल टी इंटू ए डेल टी की इकाई मात्रक। इसका देखो जूल होता है, ये दूरी है इसलिए मीटर, ये समय इसलिए सेकंड, ये क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर, और ये तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये आएगा जूल प्रति सेकंड अपॉन 1 मीटर से 1 मीटर कट गया मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जूल प्रति सेकंड क्या कहते हैं? वॉट। वॉट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो गई? इसकी इकाई हो गई। और दूसरा गीत कौन सा है? ऊष्मीय चालकता
गुणांक की विमा। तो k की विमा वही होगी जो डेल x अपॉन डेल t इंटू ए कैपिटल T की विमा। अब इधर वाला पोर्शन मेरे काम का नहीं है तो इसको मिटा देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा बराबर, देखो क्योंकि बीमा वही होगी जो कार्य बीमा है, और कार्य बीमा हम जानते हैं कि M1L2T-2 होती है। ये दूरी है तो इसकी होगी L1, ये समय है इसकी होगी T, क्षेत्रफल की L⁻², और ताप की थीटा। तो ये आपकी हो जाएगी M1 L² से L² कट जाएगा तो L1 T-2 है, एक -3 θ⁻1, ये हो जाएगी इसकी विमा, उसमें चलता है कि विमा। जो चौथी बात है, तीसरी जो बात है वो मैं लिख देता हूं। जब भी हम कैलकुलेशन करके उसमें चलता गुणांक k का मान निकालते हैं, k का मान की निर्भरता k बराबर 0 है तो पदार्थ कुचालक होंगे, कुचालक होते हैं। यदि k का मान 0 आता है तो पदार्थ कुचालक होते हैं। और कुचालक पदार्थों की उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो वो आपके हो जाएंगे कांच, प्लास्टिक, बेकेलाइट, और प्लाईवुड या लकड़ी ETC। दूसरा केस है यदि k का मान 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा है तो पदार्थ सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। उदाहरण तांबा, चांदी ETC। और जब k का मान अनंत होता है, k का मान अनंत होता है तो पदार्थ अच्छे चालक होते हैं, पदार्थ अच्छे चालक होते हैं, अच्छे सुचालक। तो ये दिए गए k के मान पर निर्भर करता है। तो हम चालक, कुचालक और अच्छे सुचालक में उसमें चालकता गुणांक के माध्यम से पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतिम जो चौथा पॉइंट है वो है ऊष्मीय चालकता का दैनिक जीवन में उपयोग। ऊष्मीय चालकता का दैनिक जीवन में उपयोग, पॉइंट नंबर 4। ऊष्मीय चालकता का दैनिक जीवन में उपयोग। ऊष्मीय चालकता का दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें से मैं कुछ उपयोग लिख देता हूं। जैसे
जैसे स्टील के गिलास में, स्टील के कप में चाय गर्म और मिट्टी के गिलास में, मिट्टी के कप में चाय कम गर्म होती है, चाय कम गर्म लगती है। क्यों? इसका वजह भी आपकी ऊष्मीय चालकता ही है, क्योंकि स्टील का कप, जो स्टील का कप है वो ऊष्मा क्या है? सुचालक है। इसलिए वो जल्दी से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। जैसे ही हम स्टील के गिलास में या कप में चाय डालते हैं तो वो ऊष्मा का सुचालक होने से जल्दी गर्मी ग्रहण कर लेता है और हमारे होठों को गर्म लगता है। परंतु मिट्टी का कप ऊष्मा का कुचालक होने के कारण वो जल्दी ऊष्मा ग्रहण नहीं कर पाता है और हमारे होठों को ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है, देखो, कंबल ठंड से बचाती है और बर्फ को पिघलने नहीं देती है। क्यों? देखो, कंबल ठंड से बचाती है और बर्फ को पिघलने नहीं देती है। देखो, इसका कारण भी क्या है। जैसे मान लेते हैं ये आपकी बर्फ है, इस बर्फ को हमने कंबल से ढक दिया है। अब जो कंबल है उसमें असंख्य छिद्र होते हैं और जिनमें क्या होती है? वायु भरी होती है। उस कंबल की वजह से जो वातावरण की ऊष्मा है वो बर्फ तक नहीं जा पाती है। उस कंबल की वजह से वातावरण की ऊष्मा बर्फ तक नहीं जा पाती है, अतः बर्फ को कंबल से ढकने पर बर्फ पिघलती नहीं है। सेम इसी प्रकार कंबल ठंड से बचाती है। कंबल हमारे शरीर को ठंड से बचाती है क्योंकि कंबल में असंख्य छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, जो हमारी शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देते हैं और हमारा शरीर क्या होता है? गर्म रहता है। लोहा और लकड़ी गर्मी में समान ताप होने पर, लोहा और लकड़ी गर्मी में समान ताप होने पर लोहा गर्म लगता है और लकड़ी गर्म नहीं लगती है। होने पर लोहा गर्म लगता है और लकड़ी नहीं। क्यों? देखो, इसकी वजह भी ऊष्मीय चालकता ही है। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जब k इन्फिनिटी होता है या k का मान 0 से अनंत के बीच होता है तो वो पदार्थ ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो लोहा क्या है? ऊष्मा का सुचालक है और लकड़ी क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। लकड़ी के लिए
ऊष्मीय चालकता का मान क्या होता है 0, और लोहे के लिए ऊष्मीय चालकता का मान क्या होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में या अनंत मान सकते हैं। अब ताप समान होने पर लोहा ऊष्मा का चालक होने से ऊष्मा जल्दी ग्रहण कर लेता है, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होने से ऊष्मा को जल्दी ग्रहण नहीं कर पाती है। या मैं दूसरे शब्दों में यूँ कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में कमरे के ताप से या वायुमंडलीय दाब से कम होता है, जिससे लोहा अधिक गर्म लगता है और लकड़ी कम गर्म लगती है। यही कारण है कि जितने जो उपकरण होते हैं उनमें हैंडल लकड़ियों के लगाए जाते हैं। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि गर्म वस्तुओं को पकड़ने वाली उपकरणों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है, उसका कारण भी ऊष्मीय चालकता ही है। तो हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मीय चालकता के असंख्य गुण हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऊष्मा संचरण की शेष 2 विधियां, जिनका नाम है सहवन विधि और विकिरण विधि। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।